Hello dear learners, welcome to my YouTube channel. In this lecture, we are going to discuss introduction of Drug and Cosmetic Act 1940 and the rules there under 1945. आज के लेक्चर में हम DNC एक्ट 1940 का इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। मेनली ये लेक्चर मैंने इसलिए बनाया है कि इस चैप्टर को किस तरह से पढ़ना है, क्योंकि अगर ये चैप्टर आप डायरेक्टली सिलेबस पॉइंट टू पॉइंट पढ़ोगे तो आपको डिफ़िकल्टीज जाती है, आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा, इस सब्जेक्ट में भी नहीं आएगा, क्योंकि बहुत बार गलत पढ़ने से भी ये सब्जेक्ट बहुत बोरिंग और कन्फ्यूजिंग लगता है। तो इस लेक्चर में एग्जैक्टली इस चैप्टर में क्या कंटेंट है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो लेट डिस्कस अबाउट DNC एक्ट 1940 एंड द रूल्स देयर अंडर 1945। सबसे पहले हम आज के लेक्चर के कंटेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन सिलेबस वाइज जो भी कंटेंट है मैंने ऑलरेडी फार्मास्यूटिक जूरिस्प्रूडेंस के इंट्रोडक्शन के लेक्चर में मैंने वो डिस्कस किया है। उसकी लिंक आपको ऊपर डिस्प्ले होगी, अगर नहीं हुई डिस्प्ले तो आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने वो शेयर किए, आप उस लिंक पे क्लिक करके इंट्रोडक्शन ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, उसमें DNC एक्ट में क्या एक्चुअली कंटेंट है एज पर सिलेबस उसमें मैंने डिस्कस किया है। आज का जो कंटेंट है सिर्फ इस चैप्टर में एग्जैक्टली हमें क्या पढ़ना है और किस तरह से पढ़ना है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट आएगा हिस्ट्री एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस एक्ट, मतलब ये एक्ट क्यों लाया गया इन इंडिया फॉर द फार्मेसी प्रोफेशन। देन चैप्टर ऑफ एक्ट्स, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि चैप्टर्स ऑफ एक्ट्स एग्जैक्टली क्या है, वो भी हम इसमें आज डिस्कस करेंगे। देन रूल्स अंडर 1945, हमने हीडिंग में ही पढ़ा था, द रूल्स देयर अंडर 1945, वो रूल्स भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देन शेड्यूल्ड टू द एक्ट एंड रूल्स, आज हम शेड्यूल एग्जैक्टली क्या मीनिंग है शेड्यूल्स का उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देन डेफिनेशंस, हर लॉ में आपको पहले डेफिनेशंस दिखेंगी, वो डेफिनेशन क्यों मेंशंस किए वो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज, ओके, ये सारी चीज़ें आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री एंड ऑब्जेक्टिव से। सबसे पहले हम हिस्ट्री की अगर बात करें तो ये एक्ट पास हुआ था 10 अप्रैल 1940 में। तो इससे पहले कौन से एक्ट इम्प्लीमेंट हुए थे इंडिया में उसकी हिस्ट्री भी मैंने फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन के लेक्चर में डिस्कस किए, तो उसकी भी लिंक आपको ऊपर डिस्प्ले होगी और मैंने वो सेम लिंक डिस्क्रिप्शन में भी शेयर की है, तो वो आप हिस्ट्री उसमें पढ़ सकते हो। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्ट। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू रेगुलेट द इंपोर्ट, मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक थ्रू लाइसेंसिंग। बिफोर अप्लाइड इम्प्लीमेशन ऑफ दिस एक्ट, इंडिया में कोई भी रूल्स रेगुलेशन नहीं थे रिगार्डिंग इंपोर्ट, मैन्युफैक्चर एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ द ड्रग्स, लेकिन इस एक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि लाइसेंस के थ्रू आप ड्रग की जो भी एक्टिविटीज़ है लाइक इंपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, आप लाइसेंस के थ्रू करना, ये उसका सबसे पहला इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था। दूसरा है मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स बाय क्वालिफाइड पर्सन ओनली, मतलब जो क्वालिफाइड पर्सन है वही ड्रग रिलेटेड एक्टिविटीज़ करेगा। उसका क्वालिफिकेशन क्या रहना चाहिए, उसने ट्रेनिंग्स आवर्स कितने कंप्लीट करने चाहिए, ये भी इस एक्ट में उन्होंने मेंशन किया है। ये दूसरा ऑब्जेक्टिव है कि क्वालिफाइड पर्सन ही ड्रग रिलेटेड एक्टिविटीज़ करे। टू प्रिवेंट सब स्टैंडर्ड इन ड्रग मेनली फॉर मेंटेनिंग हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट, मतलब जो भी लो क्वालिटी के ड्रग्स है उनकी मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन और सेल उस पर कंट्रोल लाए, उसका प्रिवेंशन करे, ये इसका तीसरा ऑब्जेक्टिव है। देन नेक्स्ट टू रेगुलेट द मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी ड्रग्स, मतलब जो इंडियन ओरिजिन मेडिसिनल ट्रीटमेंट्स है उनको भी उन्होंने रेगुलेट किया था, उनमें भी उन्होंने कुछ रूल्स रेगुलेशन मेंशन किए थे। तो ये चौथा ऑब्जेक्टिव है इस एक्ट का। द नेक्स्ट वन टू इस्टेब्लिश ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, इट इज़ ऑल्सो नोन एज DTAB, एंड ड्रग कंसल्टेटिव कमिटी DCC फॉर एलोपैथिक एंड अलाइड ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स, मतलब जो भी ड्रग इंडिया में इंपोर्ट होते हैं या मैन्युफैक्चर होते हैं उसकी प्रॉपर टेस्टिंग होनी चाहिए, उसकी प्रॉपर स्टैंडर्डाइजेशन भी चेक करने चाहिए, इस वजह से उन्हें ये कमिटीज़ को इस्टेब्लिश किया था। तो ये इनका ये पांचवा ऑब्जेक्टिव है। हम इस DTAB और DCC के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इन स्पेशल लेक्चर।
तो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ DNC Act 1940. नाउ द एक्ट कंसिस्ट 5 चैप्टर. अब एग्जैक्टली मैं आपको बताता हूँ, बहुत बार ये चीज़ कोई डिस्कस करता भी नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है फॉर योर डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑफ फार्मा प्रोफेशन. उसमें ये पूछ सकते हैं, थ्योरी में इसको पूछा नहीं जाता. अब एग्जैक्टली ये 5 चैप्टर क्या है? सी, अगर आप कभी किसी लॉयर के ऑफिस को अगर विजिट करते हो ना, तो आपने टेलीविज़न में भी बहुत बार ऑफिस देखा है लॉयर्स का, उसके रैक में बहुत बड़ी किताब रहती है. तो सेम DNC एक्ट की एक बहुत बड़ी किताब है, और उस किताब में ये 5 चैप्टर उन्होंने मेंशन किए. जैसे आपके सब्जेक्ट में चैप्टर मेंशन किए रहे थे कंटेंट में, व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ द चैप्टर 1 2 3, ऐसे DNC एक्ट का जो बुक है, लॉ का बुक आता है, उसमें ये 5 चैप्टर है. वो कौन से 5 चैप्टर है वो हम डिस्कस करेंगे, और ये इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ सकते हैं. पहला आता है इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन विच आर रिलेटेड टू दिस एक्ट. मतलब ड्रग क्या है, अडल्ट्रन क्या है, मिस ब्रांडेड क्या है, ऐसे कुछ डेफिनेशन. ये भी हम नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में भी डिस्कस करेंगे डेफिनेशन. देन DTAB, DCC, CDL, ये जो कमिटीज़ है, DTAB मतलब ड्रग टेक्निकल एडवाइस बोर्ड, DCC मतलब ड्रग कंसल्टेटिव कमिटी, एंड सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी मतलब CDL. तो इसके बारे में उन्होंने मेंशन की. ये भी हम आज के लेक्चर में इंट्रोडक्शन इसका हम करेंगे. देन थर्ड चैप्टर आता है इंपोर्ट ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक. उसको हम DNC भी बोलेंगे. इंपोर्ट मतलब हम जो भी फॉरेन कंपनीज़ है, अगर वो इंडिया में इंपोर्ट करना चाहती है, तो उनके लिए क्या रूल्स रेगुलेशन है, क्या कंडीशन, उनको कौन सा लाइसेंस उनको लेना पड़ेगा फॉर द इंपोर्ट देयर प्रोडक्ट इन इंडिया. ओके, उसके बारे में इस चैप्टर में उन्होंने मेंशन किया है. देन मैन्युफैक्चर, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ DNC. मतलब अगर आपको इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करना है, सेल करना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो उसके लिए क्या रूल्स रेगुलेशन है, क्या कंडीशन है, कौन सी लाइसेंस इशू करने, सारी चीज़ें ये चैप्टर 4 में उन्होंने दिए हैं. देन चैप्टर 4 का और एक पार्ट आता है चैप्टर 4A, प्रोविजन रिलेटेड टू आयुर्वेदा, सिद्धा एंड यूनानी. मतलब ये जो मेडिसिनल सिस्टम है हमारी, उसके लिए भी, मतलब उनसे रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बारे में भी क्या कंडीशन है, रूल्स रेगुलेशन है और लाइसेंस लगते हैं, ये सारी कंडीशंस उन्होंने इस चैप्टर में डिस्कस की है. और आखिरी पार्ट आता है मिसलेनियस. अब मिसलेनियस में बहुत सारी चीज़ें, उसमें से कुछ चीज़ें मैं आपको डिस्कस करता हूँ. मिसलेनियस में दिया है स्पेसिफिकली स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ड्रग, सर्जिकल ड्रेसिंग, मतलब हमारे कॉटन जो आते हैं सर्जिकल कॉटन, उसके बारे में बताया उन्होंने. मेडिकल डिवाइस के स्टैंडर्ड्स, देन स्टैंडर्ड्स विच आर रिलेटेड टू वेटरनरी ड्रग्स, ऐसे बहुत सारे चीज़ें मिसलेनियस में डिस्कस की. तो ये 5 चैप्टर है फॉर DNC एक्ट. तो इसको आपको ध्यान में रखना है फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, थ्योरी में नहीं पूछते. नाउ नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द रूल्स. रूल्स ऑफ द एक्ट आर डिवाइडेड इनटू 23 डिफरेंट पार्ट्स. फॉर थ्योरी पर्पज ये पूछते नहीं, लेकिन अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पॉसिबिलिटी पूछ सकते हैं कि कितने रूल्स है इन DNC एक्ट. दीज आर 23. वो कौन से है? सी, दीज आर द रूल्स. और ये रूल्स क्यों पढ़ने चाहिए? फॉर एग्जांपल, अगर किसी को मैन्युफैक्चरिंग करना है एलोपैथिक ड्रग का, दैट टाइम ही कैन फॉलो द रूल नंबर 7 विच गिवन इन रोमन, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग अदर देन होम्योपैथी. तो उसके लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, क्या कंडीशन है, कौन सा लाइसेंस को लगेगा, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए कितना एरिया चाहिए, ये सारे रूल्स उसको 7 रूल्स में मिलेंगे. अगर किसी फॉरेन कंपनी को कॉस्मेटिक इंपोर्ट करना है, दैट टाइम दैट कंपनी फॉलो द रूल नंबर 13. तो उसमें वो रूल्स में कंडीशंस दी है. तो हर एक चीज़ के लिए वहाँ पे रूल्स है. तो ये रूल्स आपको इन्फॉर्मेशन पर्पस पता चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे ये डिस्कस किया है. नाउ वी डिस्कस अबाउट शेड्यूल्स. बहुत बार स्टूडेंट को कन्फ्यूजन रहता है, पूरा सब्जेक्ट हो जाता है लेकिन सिलेबस ख़त्म हो जाता है, लेकिन शेड्यूल का मतलब उनको समझता नहीं. तो आज हम वो पहले क्लियर कर लेंगे. शेड्यूल के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे. ऑल ऑफ यू नो अबाउट द ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस. ओके, जब भी हम ड्राइव करते हैं तो कुछ रूल्स और रेगुलेशन वो फॉलो करना है. तो ये रूल्स और रेगुलेशन बहुत से कॉमन है, लेकिन कुछ रूल्स और रेगुलेशन डिपेंड ऑन व्हीकल चेंजेस होते हैं. जैसे 2 व्हीलर के लिए कुछ अलग रूल्स है, 3 व्हीलर्स के लिए, 4 व्हीलर्स के लिए, और जो ट्रक है उनके लिए कुछ रूल्स रेगुलेशंस है. अब ये जो सारे व्हीकल्स के ये इसको क्लासीफाई करके दिया है.
कि ये 2 व्हीलर के लिए ये रूल्स है और 4 व्हीलर के लिए ये रूल्स। तो जो क्लासिफिकेशन जो किया है, कैटेगराइज किया है ना, उसको हम शेड्यूल कहेंगे। अब फॉर एग्जांपल अगर कोई 2 व्हीलर वाला अगर कोई ऑफेंस करता है, फॉर एग्जांपल ट्रिपल सीट जाए, हेलमेट ना पहने, तो उसके लिए क्या पेनल्टीज़ है, तो एक पर्टिकुलर शेड्यूल में दिया गया होगा। फॉर एग्जांपल शेड्यूल 1 में दिया है कि 2 व्हीलर्स के लिए ये रूल्स रेगुलेशंस है, अगर ये रूल्स को ब्रेक करता है मतलब ऑफेंस करता है उसके लिए पेनल्टीज़ क्या है। अगर 4 व्हीलर के लिए अगर कुछ रूल्स रेगुलेशंस है तो आपको शेड्यूल 2 में आपको पढ़ना पड़ेगा कि अगर मैं 4 व्हीलर चलाता हूँ तो मेरे पास कौन से डॉक्यूमेंट्स रहने चाहिए, अगर वो मैं डॉक्यूमेंट्स मेरे पास नहीं रहेंगे तो मुझे क्या पेनल्टीज पे करनी पड़ेगी। ओके, सेम फॉर ट्रक के लिए हम बात करेंगे। ओके, उसमें कुछ लोडिंग कैपेसिटी रहती है, अगर मैं ओवर लोडर ट्रक को चलाऊँ तो क्या पेनल्टीज हो सकती है। तो ये सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए हैं वो शेड्यूल्स में दिए, 1 2 3 4, ऐसे कोई रूल्स नहीं है ट्रैफिक में, लेकिन मैं समझने के लिए आपको ये बता रहा हूँ। तो वैसे ही शेड्यूल्स अगर हम बात करें फार्मेसी के लिए तो कौन से रहेंगे, अगर आपको कोई लाइसेंस चाहिए तो पहले आप शेड्यूल ए में जाओ, एप्लीकेशन फॉर्म भरो, फिर आपको लाइसेंस मिलेगा। लेकिन लाइसेंस के लिए फ़ी पे करनी पड़ेगी, तो शेड्यूल बी में जाओ, आपको पर्टिकुलर लाइसेंस के लिए कितना फ़ी पे करना है ना, वो आपको शेड्यूल बी में मिल जाएगा। तो ये सारे शेड्यूल्स इसमें हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है, एक ट्रिक्स के साथ आपको शेड्यूल सिखाऊंगा, बहुत मज़ेदार है। उसकी लिंक आपको डिस्प्ले होगी ऊपर, उस पर क्लिक करके आप वो शेड्यूल्स का वीडियो देख सकते हो। लेकिन शेड्यूल्स में एक्चुअली 2 पार्ट्स आते हैं। पहला पार्ट आता है शेड्यूल्स टू द एक्ट, एक्ट के अंडर आने वाले शेड्यूल्स, एंड द शेड्यूल्स टू द रूल्स। ओके, तो शेड्यूल्स टू द एक्ट में आते हैं 2 पार्ट्स। अब ये जीपैड में पिछले साल इन 2020 में पूछा था। ओके, तो शेड्यूल टू द एक्ट में 2 शेड्यूल्स आते हैं। फर्स्ट शेड्यूल है नेम्स ऑफ द बुक्स अंडर आयुर्वेदिक एंड सिद्धा सिस्टम। ओके, एंड सेकंड शेड्यूल में स्टैंडर्ड्स टू बी कंप्लाइड विद बाय इंपोर्टेड ड्रग्स एंड बाय ड्रग मैन्युफैक्चर फॉर सेल, सोल्ड, स्टॉक और एग्जिबिटेड फॉर सेल और डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब जो भी एक्टिविटीज़ है रिलेटेड टू ड्रग, उसकी एक स्टैंडर्डाइज प्रोसेस है, उसको कंप्लाई करना कंपैरिजन के लिए उसमें सेकंड शेड्यूल में दिया है। तो ये भी शेड्यूल आपको, ये फर्स्ट शेड्यूल और सेकंड शेड्यूल एक स्पेसिफिक नाम दिया है, ये सब आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ सकते। और इसके जो भी शेड्यूल्स है मैंने एक वीडियो में बनाए, आप वो देख लेना बाद में। नेक्स्ट आता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एक्ट एंड रूल्स। अब 1940 के जो भी एक्ट है वो इम्प्लीमेंट हो गए इंडिया में, उसके रूल्स भी इम्प्लीमेंट हो गए, लेकिन वो जो एक्ट है इफ़िशिएंटली रन होता है कि नहीं, ये चेक करने के लिए कोई ना कोई सुपरवाइज बॉडी तो भी चाहिए। इसलिए उन्होंने इस एक्ट के तहत ही एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़ को इस्टेब्लिश किया। तो उन्होंने उस बॉडीज़ को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। तो पहली कैटेगरी आती है एडवाइजरी बॉडी, देन एनालिटिकल बॉडी एंड एग्जीक्यूटिव बॉडीज। अब हर एक बॉडी के अंडर कुछ ग्रुप वर्क करते हैं। तो पहले हम देखेंगे एडवाइजरी बोर्ड के अंडर वर्क करते हैं ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड DTAB एंड ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी DCC। एनालिटिकल बॉडीज में अगेन 3 ग्रुप वर्क करते हैं, सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरीज, इट इज़ ऑल्सो नोन एज CDL, देन ड्रग कंट्रोल लैबोरेटरी इन स्टेट्स एंड द गवर्नमेंट एनालिस्ट। इन एग्जीक्यूटिव बॉडीज 3 ग्रुप वर्क करते हैं, लाइसेंसिंग अथॉरिटीज़, कस्टम कलेक्टर एंड ड्रग इंस्पेक्टर। अब हमें एग्जैक्टली इसमें क्या पढ़ना है, पहले अगर हम बात करें बॉडीज़ की, तो बॉडीज़ में कितने मेंबर्स रहते हैं और उनका काम क्या है। फॉर एग्जांपल एडवाइजरी बॉडी में मेंबर कितने और उनका फंक्शन क्या है, सेम तीनों बॉडी के बारे में आपको पढ़ना है। तो उनके अंदर जो भी ग्रुप्स आते हैं उनका फंक्शन क्या है। ओके, फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ के बारे में बात करें, उसमें आता है ड्रग इंस्पेक्टर। तो इसमें हमें ये सीखना है कि क्वालिफिकेशन क्या लगता है फॉर बिकम ए ड्रग इंस्पेक्टर, बाद में एक्सपीरियंस कितना चाहिए, बाद में पावर एंड ड्यूटीज़ ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर। ये सारी चीज़ें हमें इस सेक्शन में सीखनी है। तो इसके रिलेटेड भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा इन फ्यूचर, तो वो भी देखना। ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है फॉर योर थ्योरी एज वेल एज फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। इसके बारे में बहुत क्वेश्चंस पूछे गए हैं इन GPAT एंड DI एग्जाम्स। सो बी इन टच विथ माई चैनल। जो लास्ट पार्ट आता है इस एक्ट के तहत वो है प्रोविजन रिलेटेड टू द इम्पोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, सेल, लेबलिंग एंड पैकिंग एंड रिसेंट अमेंडमेंट इन द एक्ट। तो हमें
इंपोर्ट में क्या सीखना है कि अगर कोई सैंपल टेस्टिंग पर्पज़ भी अगर आपको लाना है फॉरेन में से, तो उसके लिए भी लाइसेंस लगता है। किसी फॉरेन इंडस्ट्रीज़ को अगर इंडिया में उसका सेल करना है, उसके लिए भी लाइसेंस है। तो लाइसेंस अगर आपको चाहिए तो क्या रूल्स रेगुलेशन है, क्या कंडीशंस है, कौन सा फॉर्म आपको भरना पड़ेगा और लाइसेंस किस में ग्रांटेड होगा, ये सारी चीज़ें हम इंपोर्ट में सीखेंगे। सेम चीज़ें इन मैन्युफैक्चरिंग सेल। और ये जो लाइसेंस है, इंपोर्ट हो, मैन्युफैक्चर हो, सेल्स हो, ये बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछते हैं, तो इसके रिलेटेड भी मैं वीडियोस अपलोड करूँगा। दूसरा आता है लेबलिंग एंड पैकिंग। इस एक्ट के तहत लेबलिंग के स्पेसिमेन भी उन्होंने दिए, जो आप देखते हो ना प्रोडक्ट पे, वो DNC एक्ट के तहत उनको बनाना पड़ता है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन रखनी चाहिए फॉर पर्टिकुलर प्रोडक्ट। देन पैकिंग, प्राइमरी पैकिंग और सेकेंडरी पैकिंग, कंटेनर पैकिंग, डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट कौन से चाहिए, ये भी ये DNC एक्ट में ही मेंशन किया गया है। एंड द रिसेंट अमेंडमेंट इन द एक्ट, अमेंडमेंट मतलब अपडेटेड इन्फॉर्मेशन। जैसे हम कोई भी ऐप को अपडेट करते हैं, वैसे ये लॉ भी अपडेट होता रहता है। तो जो भी रिसेंट अपडेशन आए हैं, अमेंडमेंट आए हैं, वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द DNC एक्ट 1940। आपको ये छोटा लगता है, लेकिन इसके सेक्शन बहुत डिटेल में उन्होंने दिया है, और ये चैप्टर भी बहुत ही अच्छा है फॉर योर थ्योरी एज वेल एज योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो मेरी इसकी सीरीज़ में जल्दी से अपलोड करूँगा। सो बी इन टच विथ माई चैनल। सो थैंक यू फॉर योर कंटिन्यूस सपोर्ट एंड सब्सक्रिप्शन माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।